हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और 15 जनवरी 2026 थर्सडे के डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से। तो चलिए उन आर्टिकल्स पर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हम लोग वापस से न्यूज़पेपर से डायरेक्टली जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच में हम लोगों ने जो नया फॉर्मेट स्टार्ट किया था वो शायद आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। तो हम वापस से इस फॉर्मेट पे चलते हैं और देखते हैं कि फिर इसके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो कैसे हम लोग शेयर आपके साथ कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। ठीक है, ये बेसिकली इंडियन नेवी का एक सेलिंग वेसल है जिसका नाम है INS कौंडिन्य। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। एक न्यूज़ इसको लेकर डिटेल में है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक आर्टिकल की बात करते हैं। ये वर्ल्ड वाले पेज पर एक आर्टिकल दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि आफ्टर सीड वोल्ट एंड आइस वोल्ट, ठीक है, एक आइस वोल्ट फर्स्ट रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस कोर्स बिल्ट, ऐसा करके यहाँ पर एक माउंटेन आइस कोर्स की बिल्ट जो है वो बनाई गई है। ठीक है, कहाँ पर बनाई गई है आइस कोर्स का ये वोल्ट, कहाँ पर बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि साइंटिस्ट ने वेडनेसडे यानी कि कल के दिन इनॉग्रेट किया है दुनिया का पहला, है ना, फर्स्ट ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ माउंटेन आइस कोर्स प्रिजर्विंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन एन एंटार्क्टिक वोल्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ माउंटेन के आइस के कुछ पीसेस जो हैं वो, मतलब उसकी ग्लोबल रिपोजिटरी बनाई जा रही है। और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का इतिहास है, ठीक है, उसको प्रिजर्व किया जा सके। और ये एंटार्क्टिक में किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्यूचर जनरेशन जो हैं उनको लेकर अगर स्टडी कुछ करना चाहें तो वो कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएं उससे पहले उनके कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट को जो है वो प्रिजर्व किया जा सके, सो दैट कि फ्यूचर में उनके बारे में स्टडी करी जा सकती है। ठीक है ना। एन आइस कोर इज समथिंग ऑफ अ टाइम कैप्सूल कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ्स पास्ट एटमॉस्फेयर इन अ फ्रोजन क्लाइमेट आर्काइव। ठीक है, कि अर्थ में पास्ट में कैसा एटमॉस्फेयर रहा है उसको एक फ्रोजन क्लाइमेट आर्काइव के रूप में जो है यहाँ पर प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल ग्लेशियर जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रेट पर, मतलब इतनी तेज़ी से, जितना तेज़ी से आज तक कभी नहीं पिघले उतनी तेज़ी से वो पिघल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने जो है वो ये काम किया है कि वो आइस कोर्स को प्रिजर्व करेंगे फॉर फ्यूचर स्टडी बिफोर दे डिसअपियर ऑल टुगेदर, यानी कि पूरा का पूरा वो गायब हो जाएं उससे पहले ही उनको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, जो पहले दो सैंपल्स हैं ऑफ एल्पाइन माउंटेन आइस कोर्स, ठीक है, अल्पाइन माउंटेन जो हैं वहाँ से ये दो आइस के सैंपल्स लिए गए हैं। पहला है फ्रांस के माउंट ब्लैंक से और दूसरा है स्विट्जरलैंड के ग्रैंड कॉम्बिन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको स्टोर किया जा रहा है एट द स्नो केव एट द कॉनकॉर्डिया स्टेडियम इन द एंटार्क्टिक प्लेट्यू एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ -52 डिग्री सेल्सियस या फिर -61 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पर इनको जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है। और ये दो आइस कोर्स हैं ये कहाँ के हैं? फ्रांस के मॉन्ट ब्लैंक के और स्विट्जरलैंड के ग्रैंड कॉम्बिन के। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको स्टोर किया जा रहा है कॉनकॉर्डिया स्टेडियम एट द एंटार्क्टिक प्लेट्यू पर। ठीक, अब जो आइस मेमोरी फाउंडेशन है ये बेसिकली यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का एक ग्रुप या कंसोर्टियम आप कह सकते हैं। इन्होंने इस फ्रोजन सेंचुरी को जो है वो इनाग्रेट किया है वेडनेसडे के दिन। और इसमें लगभग 1.7 टन्स की आइस जो है वो एक रेफ्रिजरेटेड रेफ्रिजरेटेड जर्नी फ्रॉम ट्रिएस्ते इटली, यहाँ से ये जो है वो 50 दिन की जर्नी के बाद ये जो आइस के पीसेस हैं वो यहाँ पर आए, उसके बाद ये इनाग्रेट हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो भी यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज दिख रही है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इस आइस मेमोरी फाउंडेशन है ना, इसके जो वाइस चेयर हैं उनका ये कहना है कि फिजिकल सैंपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एरोसॉल्स, पॉल्यूटेंट्स और डस्ट जो ये आइस लेयर्स में ट्रैप्ड है, ठीक है, उनको हम सेफ गार्ड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली जो आइस मेमोरी फाउंडेशन है वो ये इंश्योर करता है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं रिसर्चर्स की, वो पास्ट क्लाइमेट कंडीशंस को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का वो यूज़ कर सकते हैं जो हो सकता है कि अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती हो, है ना। तो मतलब फ्यूचर जनरेशन्स के, या फ्यूचर आप कह सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के जो रिसर्चर्स हैं वो आज के समय में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस कैसी थी, कौन कौन सी थी, कितना कंसंट्रेशन था, है ना,
क्या एरोसोल्स की मात्रा हुआ करती थी, पॉल्यूटेंट्स का क्या था, डस्ट पार्टिकल्स क्या थे, ये सारी की सारी जो आइस लेयर्स में ट्रैप्स हैं उनको वो स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, अभी आइस मेमोरी प्रोजेक्ट जो है इसको 2015 में लॉन्च किया गया था बाय अ कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स थे इसमें? यूरोप के ही इंस्टीट्यूट्स हैं। फ्रांस का है द नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, द फ्रेंच नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट IRD, एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स। ठीक है, फ्रॉम इटली से है इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, एंड द का फॉस्केरी यूनिवर्सिटी इन वेनिस, और स्विट्जरलैंड की इसमें है पॉल शेरर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनका ये कंसोर्टियम है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी जो है वो 10 ग्लेशियर साइट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है और वहाँ से आइस कोर जो है वो ड्रिल कर लिए है ना, पूरी दुनिया में से। और धीमे धीमे उनको इस सेंचुरी में, ये जो केव सेंचुरी है यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि उनको आने वाले सालों में क्या किया जा सके, उनको सुरक्षित वहाँ पर रखा जा सके। ठीक है, द एम ओवर द कमिंग डिकेड इज टू क्राफ्ट एन इंटरनेशनल कन्वेंशन टू प्रिजर्व एंड सेफगार्ड द सैंपल्स फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू स्टडी। तो प्लान ये है कि आने वाले समय में इसको लेकर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो बनाई जाएगी, है ना, ताकि किस तरीके से इन सैंपल्स को जो है वो प्रिजर्व रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, अब पूरी दुनिया में हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, है ना, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से डिसअपियर हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, गायब हो रहे हैं। और उनमें जो क्रिटिकल एटमॉस्फेरिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी खत्म होती जा रही है उनके साथ साथ। अगर हम 2000 ईयर से बात करें, यानी कि पिछले 25 सालों में ग्लेशियर जो है वो 2% से लेकर 39% तक जो है वो लॉस हुआ है। 2% एंड 39% ऑफ देयर आइस रीजनली, एंड अबाउट 5% ग्लोबली। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज बात करें तो 5% के आसपास जो है वो आइस लॉस हो रही है ग्लेशियर्स की, और कहीं पर 2% है, और कहीं कहीं पर 39% तक भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो UN का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टे साउलो, इनका ये कहना है कि जो आइस कोर्स हैं ये कोई रेलिक्स नहीं है। रेलिक्स मतलब जो आपकी पुरानी चीज़ें बच जाती हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं अवशेष। तो ये आइस कोर्स जो है वो कोई रेलिक्स नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस पॉइंट है। इनसे साइंटिस्ट, जो अभी के साइंटिस्ट हैं और जो फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं, उनको ये समझने में मदद मिलेगी कि क्या चीज़ें जो है वो बदल गई, कितनी तेज़ी से बदली और क्यों बदली। तो वो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाले मैंने बताया, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना। यहाँ पर बीच में और कोई खास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये आर्मी डे आज बेसिकली हमारे जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी को जो है वो हमारे देश का आर्मी डे, आर्मी दिवस मनाया जाता है ना। और इंडियन एक्सप्रेस में इसको लेकर काफ़ी अच्छे से जो है वो कवरेज की जाती है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, है ना। ये आर्टिकल्स हालांकि मैं आपके साथ अब टेलीग्राम पर शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि टेलीग्राम में आर्टिकल जब फ्री में दिए जाते हैं तो नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड। ठीक है, आप लोग में से लोग इंटरेस्टेड उसमें दिखाई देते नहीं है। तो वेबसाइट पर इसको मैं शेयर करूँगा, और वेबसाइट में उसके लिए जिस कोर्स का मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, उस कोर्स को आप लोग ज़रूर जो है वो एनरोल करें। उस कोर्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, तो ये वाला कोर्स है जहाँ पर आपको ये PDF जो है वो मिलेंगी, है ना। ये हाईलाइटेड आर्टिकल्स भी आपके साथ वहीं पर शेयर किए जाएंगे, और इसको आप लोग ज़रूर जो है वो एनरोल कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ये प्रोग्राम है। यहाँ पर जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान दिए गए हैं, इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान को आप चूज़ कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पर आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के हाईलाइटेड आर्टिकल्स नहीं, लेकिन जो नॉर्मल आर्टिकल्स हैं विदाउट हाईलाइट, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जो ये QR कोड और UPI ID दी गई है, इसका यूज़ करें, और पेमेंट करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करें, और आपको जो भी आर्टिकल्स होंगे डेली के, है ना, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और अगर आपको ये हाईलाइटेड आर्टिकल्स चाहिए, और इन हाईलाइटेड आर्टिकल्स की आपको मंथ एंड में हम लोग एक PDF बना के भी देंगे, तो अगर आप वो चाहिए तो उसके लिए हमारा ये जो कोर्स है, हमारी वेबसाइट पर आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स पर आप लोग एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ अवेलेबल ओनली एट ₹99। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज़ में ये आपको मिल रहा है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग वापस से इस आर्टिकल पर आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट।
तो यहाँ पर बात की गई है पिनाका रॉकेट्स की। ठीक है, अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया था एक लॉन्चर सिस्टम, एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हम लोगों ने और भी डेवलप किया है रिसेंटली, जिसका नाम है सूर्यास्त्र, है ना। इसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पुराना रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है दैट इज़ पिनाका, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी इंडियन आर्मी का इंडिजीनियस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ठीक है, इसका बेसिकली यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी रेंज और जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, मतलब जिस प्रोग्राम के तहत इसको मॉडर्नाइज या आधुनिक बनाया जाएगा, उसमें इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जो अभी 120 किलोमीटर की है, मतलब इसकी रेंज, उसको बढ़ा के 150 किलोमीटर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और पिनाका जो है वो हाईली मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है 8x8 के व्हीकल पर। 8x8 का मतलब है कि इसमें 8 इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक साइड 4 टायर्स लगे हुए हैं, सिमिलरली दूसरी साइड 4, तो 8x8 का ये के व्हीकल पर ये माउंट रहता है। ठीक है, इसका रैपिड डेवलपमेंट जो है वो किया जा सकता है, डिप्लॉयमेंट इन द कॉम्बैट जोन्स। इसमें जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम गाइडेड रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है हाई एक्यूरेसी के लिए। और ये एक बार में जो है वो 12 रॉकेट्स तक फायर कर सकता है। ठीक है, 12 रॉकेट्स फायर करने का मतलब है कि विद इन सेकेंड्स ये लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर पूरा का पूरा एक साथ हमला किया कर सकता है। ठीक है, आर्मी में अभी लगभग हमारे पास 6 पिनाका रेजिमेंट्स हैं और प्लान है कि इसको 2026 के मिड तक 10 किया जाएगा और लॉन्ग टाइम में इसको बढ़ाकर 22 भी किया जा सकता है। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। इसके बाद हम लोग इस वाले आर्टिकल का जिक्र करते हैं कि बिल्डिंग द बैटल फील्ड ऑफ टुमारो। ठीक है, ये बेसिकली बात हो रही है कि कैसे जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम आर्मी में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि इंडियन आर्मी इज़ इन द मिड्स ऑफ डिसाइसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और रीडिफाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वॉर्स हैं, है ना, दैट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एंड फॉट इन द डिजिटल एज, कि जो आज के समय की आने वाले समय में जो डिजिटल एज रहेगी उस समय हम वॉर की तैयारी कैसे करेंगे और किस तरीके से जो वॉर्स हैं वो लड़ी जाएंगी। ठीक है, ट्रेडिशनल से प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थिंकिंग से आगे बढ़ के हम लोग जो है वो नेटवर्क जो हमारी फोर्स है वो नेटवर्क सेंट्रिक और डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन की सुपीरियोरिटी ये हमारे किसी भी मतलब कॉम्बैट की सक्सेस या किसी भी लड़ाई में हमारी सक्सेस का एक की डिटर्मिनेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2026 का ईयर है, इसको याद रखिएगा कि 2026 का जो ईयर है इसको डिक्लेयर किया गया है, मतलब इसको इस बार की जो आर्मी डे है उसकी थीम भी कह सकते हैं, दैट इज़ ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि हम इस तरीके का अपना एक डिजिटल बैकबोन बना रहे हैं जिसमें सेंसर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, शूटर्स, कमांडर्स इनटू अ सिंगल ऑपरेशनल इकोसिस्टम। ठीक है, इन सबको सिंगल ऑपरेशनल इकोसिस्टम में लाया जा रहा है। सिक्योर सेफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, टेक्टिकल 4G 5G नेटवर्क, सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस, इन सब की वजह से अक्रॉस द टेरेंस हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो रही है। ठीक है, डेंस जंगल से लेकर हाई एल्टीट्यूड बेटर फील्ड्स तक हम जो है वो कनेक्टिविटी को बेहतर बना रहे हैं, सीमलेस बना रहे हैं कि उसमें कोई भी आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रप्शंस नहीं है ना। अब इन सिस्टम्स का फ़ायदा ये है, इनका एम ये है कि ये शेयर्ड रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर डाउन टू द स्मॉलेस्ट कॉम्बैट यूनिट। ठीक है, कि हम अपने जो ऑपरेशनल पिक्चर है उसको स्मॉलेस्ट कॉम्बैट यूनिट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो अलग अलग उससे, जैसे ड्रोन्स, रडार, सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेंसर्स, इन सब से डेटा को फ्यूज़ कर रहा है। और इससे क्या है कि जो कमांडर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो फर्दर इस एडवांटेज को एम्पलीफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है, बाय ऑटोमेटिंग द थ्रेट डिटेक्शन, कि कोई भी अगर हमारे ऊपर हमला होने वाला है या कोई खतरा है तो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट रिकॉग्निशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, ऑप्टिमाइजिंग लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है थ्रू प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड सप्लाई, स्मार्ट सप्लाई चेन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा है कि सिचुएशंस नाउ इवॉल्व एट अ पेस वेयर फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन कैन प्रूव कॉस्टली। ठीक है, क्योंकि ऐसे अब सिचुएशंस आ रही हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं कि अगर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ्रेगमेंटेड है, तो ये हमारे लिए कॉस्टली साबित हो सकती है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो हैं दे कैन कंप्रेस द डिसीजन साइकिल्स एंड एनहेंस प्रिसीजन। ठीक है, वो डिसीजन साइकिल्स को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब डिसीजन लेना उसके बेसिस पर आसान हो सकता है और इससे हमारी जो एक्यूरेसी या प्रिसीजन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, नेटवर्क्ड फायर्स, रियल टाइम सर्वेलांस एंड डेटा इनेबल सस्टेनमेंट हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड टेंजिबल गेन्स इन एक्सरसाइजेज एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो एक्सरसाइजेज और ऑपरेशंस में देखा गया है कि इनसे हमें वाकई में फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा गया है
कि दिस डिजिटल पुश इज़ क्लोजली टाइड टू इंडियाज़ ड्राइव फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बेसिकली इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम जो है वो सेल्फ रिलायंस की तरफ या आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे जो सिक्योर नेटवर्क्स हैं, इंक्रिप्शन टूल्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारा का सारा इंडिजीनियस डेवलपमेंट जो हो रहा है, इससे ये चीज़ इंश्योर होती है कि हमारी डेटा सॉवरेनिटी, ठीक है, कि मतलब हमारे डेटा के ऊपर जो है वो हमारा खुद का अधिकार रहेगा। ठीक है, किसी और के पास हमारा डेटा नहीं जा रहा है। रेजिलियंस अगेंस्ट साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट्स। ठीक है, जो साइबर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो खतरे हैं उससे भी हम खुद को रेजिलियंट बना रहे हैं। ठीक है, अब आर्मी जो है वो स्ट्रेंथन कर रही है जॉइंटनेस को, मतलब जो नेवी और एयरफोर्स के साथ इनका जॉइंट कमांड बनाने की बात हो रही है ना, और फ्यूचर थिएटर कमांड्स के साथ खुद को अलाइन कर रही है। तो ऐसे समय पर नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी जो है वो इंडिया की रेडीनेस फॉर मल्टी डोमेन कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो मल्टी डोमेन कन्फ्लिक्ट है उसके लिए भारत की जो रेडीनेस है उसका ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा, नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी। क्योंकि अभी का जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड होता जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का हमें मदद मिलेगी। तो ये बेसिकली मतलब एक इस तरीके का आर्टिकल है जिसमें अगर आपका ये कहें कि हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किस तरीके से आर्मी में बढ़ रहा है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये आर्टिकल का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। बेसिकली जीएस पेपर 3 जो डिफेंस होता है वहाँ पर ये काम आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर से कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, है ना। इन आर्टिकल्स को मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से पढ़ें। मैं आपके साथ ये आर्टिकल्स उसी कोर्स के तहत शेयर करूँगा, है ना। इसको आप लोग पढ़ें। इसमें वही चीज़ लिखी गई है कि कैसे इंडियन आर्मी जो है वो अपने हाईटेक फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ पर भैरव बटालियंस और अश्नी प्लाटून्स की बात की गई है ना, और किस तरीके से हमारी जो मिलिट्री माइट या जो मिलिट्री ताकत है उसको हम लोग घर में बना रहे हैं। मतलब वही कि इंडिजीनियस या आप कह सकते हैं जो सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता वाली बात है उसको लेकर ये बात की जा रही है। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर नहीं, मैंने फिर से कहा कि कोर्स में शेयर करूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है वहाँ पर। इसके बाद इंडियन आर्मीज मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड जॉइंट एक्सरसाइजेज इन 2025, यहाँ पर कुछ इंडियन मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइजेज का मेंशन किया गया है। जैसे कि एक्सरसाइज शक्ति जो है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज शक्ति जो है ये हमारी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस में होती है, 18 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में हुई है। इसके बाद है युद्धाभ्यास, ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई है अलास्का में। ठीक है, 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में। इसके बाद है मैत्री 14, मैत्री 14 जो है वो थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज हुई है मेघालय में। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद इज एन एक्सरसाइज दैट इज विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये एक्सरसाइज हुई है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। इसके बाद एक्सरसाइज है मित्र शक्ति 11, ये एक्सरसाइज हुई है श्रीलंका के साथ बेलगावी में। ठीक है, 10 से 23 नवंबर के बीच में। ये डेट्स वगैरह याद नहीं है, बस कहाँ पर हुई है और किसके देश के साथ है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज है अजय वॉरियर 25, यूके के साथ हुई है विद राजस्थान। और इसके बाद एक एक्सरसाइज है दैट इज डेजर्ट साइक्लोन 2, ये एक्सरसाइज हुई है यूएई के साथ। ठीक है, अबू धाबी में। और ये इस साल की लास्ट एक्सरसाइज थी, मतलब लास्ट ईयर की 18 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में हुई है। ठीक है, तो एक्सरसाइजेज वगैरह याद रखिएगा, मेजर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ऑफ इंडियन आर्मी जो 2025 में कंडक्ट की गई हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन पेजेस में कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट अगर वो होंगे ना, क्या बोलते हैं उनको, सेल्फ रीड करने वाले आर्टिकल्स, तो वो भी मैं आपके साथ सब वहीं शेयर करूँगा कोर्स में। ठीक है, टेलीग्राम में को शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेलीग्राम में जितनी चीज़ें शेयर करो उतने आपके जो टेलीग्राम के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो कम होते जा रहे हैं, या आप सब्सक्राइबर्स कह सकते, उनको क्या कह सकते हैं, मतलब टेलीग्राम में जो आपके ग्रुप में जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली कम होते जा रहे हैं टेलीग्राम पे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी टेलीग्राम का यूज़ कोई सिर्फ कंटेंट को जमा करने के लिए आजकल बच्चे टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं उससे। तो टेलीग्राम पे हम शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं आपके साथ बड़े क्लियर तरीके से जो है वो कह रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइबर्स ही बोलते हैं उनको। तो हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो चुके हैं टेलीग्राम पर, हम लोग 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर लूज़ कर चुके हैं, जबकि वहाँ पर हम लोगों ने कंटेंट रेगुलरली प्रोवाइड किया है, तो अब हम उसको वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला आर्टिकल जो मैंने आपसे कहा था फ्रंट पेज पर जिसकी इमेज दी गई थी, अबाउट INSV कौंडिन्य। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे।
नेवीज स्टिच्ड शिप, इसके 17 डे का जो टाइम ट्रैवल है इसको पूरा किया है। और ये शिप बेसिकली जो है सेल्ड इनटू द मैस्कट पोर्ट सुल्तान काबूस एंड इनटू द हिस्ट्री बुक्स। ठीक है, इसकी जो मेडन वॉयज है, मतलब इसकी जो मेडन जर्नी है वो इसने पूरी की है। एंड रिट्रेसिंग द एंशियंट मैरीटाइम रूट्स, ठीक है, एंशियंट मैरीटाइम रूट से ये होता हुआ इंडिया से गया है और पहुंच गया है कहाँ, मस्कट, ओमान में, है ना। ये जो शिप है ये बेसिकली जिस तरीके से 5th सेंचुरी के वेसल हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि अजंता केव्स की पेंटिंग में डेपिक्ट किए गए हैं, उस तरीके का ये शिप बनाया गया। पोरबंदर से ये शिप निकला 29 दिसंबर को, ठीक है, और मस्कट पहुंच गया, दैट इज सल्तनत ऑफ ओमान। उसके मस्कट का जो पोर्ट है दैट इज पोर्ट सुल्तान काबूस, ठीक है, वहां पर ये शिप पहुंच गया, है ना। और इस शिप को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब शिप क्या, ये जैसे आपने पुरानी वो बोट्स तरीके की देखी होंगी ना, ये देखिए इस तरीके की बोट्स वगैरह आपने पुराने समय में देखी होंगी, तो उस तरीके की ये बोट है, ठीक है, जो सेलिंग बोट होती है ना, उस तरीके की ये बोट है, ठीक है। इसको एंशियंट जो इंडियन शिप बिल्डिंग टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है। स्टिच्ड प्लैंक कंस्ट्रक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ मॉडर्न नेल्स, ठीक है, किसी मॉडर्न नेल्स वगैरह का इस्तेमाल या मेटल फास्टनर्स का इस्तेमाल किए बिना इसको बनाया गया है। आर्टिजन्स और ट्रेडिशनल शिप राइट्स फ्रॉम केरला यूजिंग कोकोनट फाइबर स्टिचिंग, ट्रेडिशनल वुडन जॉइनरी, कॉयर रोप एंड नेचुरल रेजिन्स, ठीक है। और कॉटन सेल्स, कॉटन सेल्स मतलब ये जो इस तरीके के इसमें ये लगे होते हैं ना, ये जो इस तरीके के लगे होते हैं इनको बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके के सेल्स यहाँ पर कॉटन के जो है इनका यूज़ किया गया, ठीक है। तो मॉडर्न सेलिंग शिप्स, जो आज के समय में शिप्स, मॉडर्न जो सेलिंग शिप्स होते हैं उनका जो सेल्स होती है उसका शेप अलग तरीके का होता है, ठीक है। इसमें स्क्वायर सेल्स है, इसमें कोई इंजन या कोई प्रपल्शन नहीं है, और इट इज़ एडेड बाय ट्रेलिंग ओर्स एंड द विंड, ठीक है। ट्रेलिंग ओर्स आपने देखा होगा कि जो वो नाव के पीछे से एक पतवार सी लगी होती है उसको कहा जाता है, और विंड यानी कि उसके डायरेक्शन की वजह से ये चलता रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी इंजन वगैरह नहीं है। इस शिप का नाम जो है वो एक लेजेंडरी इंडियन मैरिनर जिसका नाम है कौंडिन्य, कौंडिन्य, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये माना जाता है कि इन्होंने जो है वो इंडियन ओशन को क्रॉस करके ये साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे थे, ठीक है। तो उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया, तो याद रखिएगा इसको, है ना, दैट इज INSV कौंडिन्य, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया था ये भी याद रखिएगा, फ्रॉम गुजरात पोरबंदर से लेकर मस्कट ओमान के पोर्ट सुल्तान काबूस तक, ठीक है, बात क्लियर है। ये कुछ दिनों वहाँ पर रुकेगा और उसके बाद फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर दिया गया है। हम लोग आगे चलते हैं और एक आर्टिकल बेसिकली हम लोग एक्सप्लेन्ड पेज पर भी डिस्कस करेंगे, ज़्यादा तो नहीं है, वहाँ पर एक ही आर्टिकल है जो काम का है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है ग्राफ्ट लॉ की, ठीक है। ग्राफ्ट का मतलब होता है कि कोई जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है वो अपनी पावर का, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग कर रहा है तो उसको ग्राफ्ट कहा जाता है। तो इसको लेकर जो लॉ है उसके बारे में बात करेंगे कि शील्डिंग दी ऑनेस्ट ऑफिसर्स वर्सेस अनमास्किंग द करप्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या मामला है पूरा का पूरा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यहाँ पर एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। 2 जजों की बेंच ने मतलब अलग अलग फैसला दिया है तो उसको स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली मामला था कि जो 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके सेक्शन 17A को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था, ठीक है, एक पिटिशंस के थ्रू। और उसके फैसला मतलब उसके जवाब में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया है, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन है सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें यह कहा गया कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं दे मस्ट सीक द गवर्नमेंट्स अप्रूवल बिफोर प्रोबिंग अ पब्लिक सर्वेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिकमेंडेशंस मेड और डिसीजंस टेकन इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज। यानी कि अगर कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो अपनी डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी यानी कि अपने सरकारी पद पर रहते हुए जो भी फैसले लेते हैं या जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है, अगर उसको लेकर कोई अपराध बनता है और उसको लेकर अगर पुलिस ऑफिसर्स ने किसी भी तरीके की कोई जांच करनी है तो उसके लिए पहले सरकार का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। ये बात करता है बेसिकली सेक्शन 17A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये क्या है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको एक तरीके से इम्यूनिटी दी जा रही है ना, ये बात समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पर जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये जो सेक्शंस है ये अलाउ करते हैं सरकार को टू ब्लॉक इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट इट ऑफिशियल्स, ठीक है, कि ये जो प्रोविजन है ये जो सेक्शन है
वो अलाउ करता है कि सरकार जो है वो अपने ऑफिशियल्स के खिलाफ किसी भी तरीके के इन्वेस्टिगेशंस या जांच को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 जजों की बेंच में एक जज है जस्टिस के वी विश्वनाथन। इन्होंने इस प्रोविज़न को अपहेल्ड किया है, मतलब सही माना है, और ये कहा है कि इसमें जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होना चाहिए वाया द लोकपाल। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो दूसरी जज थी इस बेंच की, जस्टिस बीवी नागरत्न, जो 2027 में जाके भारत की पहली महिला सीजीआई बनने वाली हैं, उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन किया पूरी तरीके से और ये कहा कि ये जो प्रोविज़न है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि ये मैटर जो है वो अब 2 जजों की बेंच ने था और स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, तो ये मैटर जो है वो सीजीआई को जो है वो रेफ़र कर दिया गया है और वो इस पर एक लार्जर बेंच, एक बड़ी जजों की, ज़्यादा जजों की बेंच बनाएंगे और उसके बाद फिर ये फैसला आगे आएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये जो जजमेंट है इसने बेसिकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में टेंशन है उसके ऊपर फोकस किया है कि एम्पावरिंग एजेंसीज टू कैच द करप्ट वर्सेस सेफगार्डिंग द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट फ्रॉम हरासमेंट। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो ये है कि किस तरीके से जो हमारी एजेंसीज हैं हम उनको एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो करप्ट को, जो भी भ्रष्ट व्यक्ति है उसको पकड़ सके, है ना। और उसके सामने किस बारे में बात हो रही है कि हम किस तरीके से जो ईमानदार सिविल सर्वेंट है, जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट है, उनको हरासमेंट से, उनको प्रताड़ना से बचा सके। ठीक है, सेफ गार्ड कर सके, तो उन दोनों के बारे में ये बात है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 17A है उसको ये कहा गया है कि इसको लेजिस्लेचर के द्वारा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ये पॉलिसी पैरालिसिस से बचा सके। ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर उनको हमेशा ये डर रहेगा कि वो कुछ भी अगर काम करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं या कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं और अगर बाद में इसको किसी ने करप्ट एक्ट मान लिया, है ना, तो उससे फिर वो बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, है ना। और इस वजह से क्या होगा, पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब वही है कि जब सरकार, या सरकार आप कह सकते हैं थ्रू ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी पॉलिसी सही तरीके से नहीं बनाए या उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करें, है ना। और ऐसा हो सकता है क्योंकि उस ब्यूरोक्रेट को डर रहेगा कि मैंने कुछ भी किया और वो कहीं करप्ट एक्ट ना कहला दिया जाए बाद में, है ना, डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उससे उसके ऊपर बात उठ सकती है, सवाल उठ सकते हैं, है ना। उसको, उसकी जांच भी हो सकती है, अगर गलत पाया गया तो फांसी, मतलब ये भी सजा भी हो सकती है ना। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर जस्टिस विश्वनाथन का ये कहना है, इनकी ओपिनियन में इनका ये कहना है कि अगर हम पब्लिक सर्वेंट्स को कि एक बेसिक एश्योरेंस नहीं देते हैं प्रोटेक्शन का, तो इससे बेसिकली पब्लिक सर्वेंट जो है वो प्ले इट सेफ सिंड्रोम की तरफ चले जाएंगे। प्ले इट सेफ सिंड्रोम का मतलब वही है कि वो ऐसे कुछ बड़े फैसले जो है वो, बोल्ड डिसीजन जो है वो लेंगे ही नहीं, है ना। तो उन्होंने ये बेसिकली जो सेक्शन 17A का ऑपरेशन है उसमें कुछ फ्लॉज जो है उसके बारे में बात की है। उनका ये कहना है कि अप्रूवल देना, है ना, या नहीं देना, अप्रूवल मतलब जांच के लिए अप्रूवल देना या नहीं देना, ये बेसिकली सरकार के ऊपर लाई करता है। तो इसलिए बेसिकली जो करप्शन की जांच है उसमें जो इंडिपेंडेंस के प्रोविजन या इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल की ज़रूरत है वो इस चीज़ से वॉयलेट होती है। तो इन्होंने ये कहा है कि आप पहले एक प्रायर अप्रूवल जो है वो हालांकि ठीक है, लेकिन ये डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसकी पहले एक स्क्रीनिंग की जाए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे कि सेंटर पे लोकायुक्त, सॉरी लोकपाल, और स्टेट्स में लोकायुक्त, उनके द्वारा पहले एक स्क्रीनिंग की जाए, है ना। और इनका ये कहना था कि ये जो मैकेनिज्म है दैट अलाइंस द लॉ विद द नीड फॉर इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी वाइल रिटेनिंग प्रोटेक्शन फॉर ऑफिसर्स। तो उनका ये कहना था कि इस मैकेनिज्म से ये होगा कि जो इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी है, कि किसी की भी इंडिपेंडेंट जांच जो है वो हो सकेगी और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं उनका प्रोटेक्शन भी हो सकेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली बात कही। इनका मतलब इनका ये कहना था कि सेक्शन 17A जो है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है ना, लेकिन उसमें ये बात गलत है कि जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जो अप्रूवल देना है या नहीं देना है, उसको ग्रांट करना है या रिफ्यूज़ करना है, वो गलत है। कि पूरी की पूरी पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है। पूरी की पूरी बार गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक इस तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो है वो आप कह सकते हैं कि इनिशियल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए सेंटर में लोकपाल या केंद्र स्टेट्स में लोकायुक्त के द्वारा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना का ये कहना है कि सेक्शन 17A जो है दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द PCA। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है उसके ये अगेंस्ट है। इनका ये कहना है कि दैट प्रोविजन फोरस्टॉल्स एन इंक्वायरी एंड देयर बाय इन सब्सटेंस प्रोटेक्ट द करप्ट रादर देन सीकिंग टू प्रोटेक्ट द ऑनेस्ट। ठीक है, कि ये जो प्रोविजन है वो इंक्वायरी को ही रोक रहा है ना। और इसलिए ये बेसिकली क्या कर रहा है कि एक तरीके से करप्ट जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है,
ना कि जो ऑनेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने इस आइडिया को भी क्रिटिसाइज किया है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पार्शियल हो सकती है इन ग्रांटिंग अप्रूवल। इनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए मामला किसी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स को लेकर है तो उनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो हैं वो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इम्पार्शियल होकर अप्रूवल ग्रांट कर देंगे, है ना। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट जो उस स्टैट्यूट या उस आर्टिकल में उस सेक्शन में जो वर्ड लिखा गया है गवर्नमेंट, आप उसको या फिर जो कोर्ट उसको जो है वो लोकपाल से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो सरकार की कंटेंशन है कि सेक्शन 17A इज अ गेट कीपर प्रोविजन टू फिल्टर आउट बेसलेस एलिगेशंस। ठीक है, कि जो बेसलेस या निराधार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए एक गेट कीपर है। ये सरकार का कहना है कि सेक्शन 17A जो है दैट इज अ गेट कीपर प्रोविजन टू फिल्टर आउट द बेसलेस एलिगेशंस। तो इन्होंने इस बात को भी खारिज किया है, डिसमिस किया है। इनके हिसाब से अगर पुलिस जब तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करती है तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है या फ्रिवलेस है। ठीक है, कि कंप्लेन जो की गई है, जो शिकायत की गई है वो सही है या सही नहीं है, ये बता पाना मुश्किल है जब तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये जो प्रोविजन है दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू होल्ड अ डेमोक्रेट्स स्वॉर्ड over officials forcing them to align with political executives or face the threat of investigation approval being granted। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि ये जो प्रोविजन है ये सरकार के हाथ में एक डेमोकल स्वॉर्ड प्रोवाइड करता है। डेमोकल स्वॉर्ड का मतलब है जैसे आपने सुना होगा कि गर्दन पर तलवार लटकती रहती है, तो मतलब इनका यही कहना है कि सरकार जो है वो ऑफिशियल्स के ऊपर एक तलवार लटकाए रहेगी हमेशा। और ये होगा ऑफिशियल्स के लिए कि आप जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ आप अलाइन करें। अगर आप अलाइन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ फिर जो अप्रूवल वगैरह है वो दे दिया जाएगा, है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो बेसिकली ये मतलब वही बात है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर हमेशा इस तरीके की तलवार लटकती रहेगी और कभी भी वो सही काम जो है वो नहीं कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर इस स्प्लिट वर्डिक्ट में जजेस ने बेसिकली दो पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको कैसे इंटरप्रेट किया, अगर उसकी हम बात करें तो ये दो केसेस हैं। एक है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का केस है और एक है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई 2014 का केस। ठीक है, अब ये जो विनीत नारायण वाला केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्ट्रक डाउन किया था दैट रिक्वायरिंग द सीबीआई टू सीक परमिशन बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। ठीक है, कि जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव रैंक के ऑफिसर्स की अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो उसके लिए सीबीआई को परमिशन लेनी होगी। ठीक है, इस तरीके के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो है वो स्ट्रक डाउन किया गया था इस केस में। इसके बाद जो ये सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई का केस है 2014 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो डीएसपीई बेसिकली वही एक्ट है जिसके अंतर्गत सीबीआई बनी है, इसके सेक्शन 6A को जो है वो स्ट्रक डाउन किया, है ना। उसमें भी इसी तरीके की बात की गई थी कि सीनियर ऑफिसर्स के लिए ऐसे ही प्रोटेक्शन जो है वो होने चाहिए। ठीक है, कि मतलब उसके लिए अगर आप सीनियर ऑफिसर्स की जांच करना चाहती है कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो पहले आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब जस्टिस नागरत्ना ने ये जो सेक्शन 17A है उसको ये कहा कि ये उसी तरीके के प्रोविजंस जो पहले स्ट्रक डाउन किए जा चुके हैं अर्लियर केसेस में, उन्हीं को ये वापस से एक नए फॉर्म में जो है वो ये इस सेक्शन में ला रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो ये स्वामी वाला केस है उसकी मुख्य बात ये है कि वॉज दैट अ फैटर ऑन अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सबवर्ट्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। यानी कि जो शुरुआती जांच है अगर आप उसको उस पर रोक लगा रहे हैं, उसको किसी तरीके से आप मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हालांकि जस्टिस विश्वनाथन का ये कहना है कि जो स्वामी वाला केस था उसमें सेक्शन 6A ऑफ द डीएसपी को इस आधार पर स्ट्रक डाउन किया गया था क्योंकि उसमें ऑफिसर्स बेस्ड ऑन देयर रैंक्स उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था। सेक्शन 17A जो है वो सभी पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर लागू होता है, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जो सेक्शन 6A में था, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इनका ये भी कहना है कि जो ये नारायण वाला केस और स्वामी वाला केस है इसका स्पिरिट और एसेंस जो है वो ये था कि एग्जीक्यूटिव शुड नॉट कंट्रोल द इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ना करे और लोकपाल जैसे इंडिपेंडेंट स्क्रीनर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस अगर करते तो इस कंसर्न को जो है वो एड्रेस किया जा सकता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो उन्होंने अपना फैसला दिया है तो वो अपने फैसले को ही जस्टिफाई करेंगे, है ना। तो उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट का इसमें जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो सोल अथॉरिटी गवर्नमेंट को दी है वो ठीक नहीं है, बल्कि इसमें लोकपाल वगैरह जैसी चीज़ जो है वो ऐड होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए क्या इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना, चलिए
तो इंडियन एक्सप्रेस के यही आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल हम लोग द हिंदू से कवर करेंगे, है ना। ये आर्टिकल बेसिकली टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट जो पेज आता है द हिंदू में, वहाँ से ये आर्टिकल लिया गया है। ठीक है, व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक मरीन और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि फ्यूचरिस्टिक मरीन और इस फ्यूचरिस्टिक स्पेस और मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एनवायरनमेंट्स हैं उसके ऊपर, जैसे कि डीप ओशियंस, है ना। डीप ओशियंस भी अंडर एक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। आउटर स्पेस जो है वो भी अंडर एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, टू डेवलप न्यू बायोलॉजिकल नॉलेज, ताकि हम अपनी नई बायोलॉजिकल नॉलेज को डेवलप कर सकें, मटेरियल्स डेवलप कर सकें और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप कर सकें। मरीन बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी या बाकी मरीन लाइफ को स्टडी करें, ताकि हम बायोएक्टिव कंपाउंड्स, नए बायोएक्टिव कंपाउंड्स को डिस्कवर कर सकें, एंजाइम्स, बायो मटेरियल्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, बायोस्टिमुलेंट्स, इन सब को डिस्कवर कर सकें। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स का जो है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर को सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, सैलिनिटी, लो लाइट, न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशंस, है ना, इनको ये सर्वाइव कर सकते हैं। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम ऐसे माइक्रोब्स, प्लांट्स और ह्यूमंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करें जो कि माइक्रो ग्रेविटी और रेडिएशन के अंडर कैसे बिहेव करते हैं वो। ठीक है, तो मतलब स्पेस के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं ये, और जो डीप ओशियन के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी स्टडी करने को लेकर। ठीक है, अब इंडिया को इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो 11,000 किलोमीटर की हो गई है, ये आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि इंडिया की कोस्ट लाइन जो है वो अब बढ़ चुकी है। ठीक है, 11,000 किलोमीटर की हो गई है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो हमारे कोस्टल एरियाज से आप कह सकते हैं पानी का वो इलाका जिसके ऊपर पूरा का पूरी जो सॉवरेनिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर देश की होती है। ठीक है, तो इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। तो इससे हमें एक्सेस मिलती है रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी और बायोमास की। ठीक है, हालांकि इंडिया का जो शेयर है और ग्लोबल मरीन आउटपुट्स वो अभी भी काफ़ी कम है ना। और इससे हमें ये पता लगता है कि अभी हमारा पोटेंशियल तो है लेकिन हमने उसको टैप नहीं किया हुआ है, मतलब उसका हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मरीन बायो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे न्यू सोर्सेज ऑफ फूड, एनर्जी, केमिकल्स एंड बायो मटेरियल्स ये जो है वो अनलॉक हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे लैंड, फ्रेश वाटर और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो सकता है। सिमिलरली अगर स्पेस बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी हमारे जो लॉन्ग टर्म एम्बिशंस हैं इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, इनेबलिंग सेफ फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, और टुगेदर ये जो फ्यूचरिस्टिक मरीन और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी है ये इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग में एक दुनिया में एक लीडर के रूप में हम बन सकते हैं। ठीक है, वेयर डज इंडिया स्टैंड टुडे, अगर हम आज की बात करें तो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है मरीन बायोमास का, है ना, सच एज सी वीड, वो बहुत ही कम है। ठीक है, एनुअल कल्टिवेटेड आउटपुट लगभग 70,000 टन का है। और इसी वजह से हमें ज़्यादातर जो सी वीड डिराइव्ड कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आगार, है ना, कैराजिनिन या एलिगिनेट्स, इनको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के जो ये कंपोनेंट्स हैं ये फूड में, दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल एप्लीकेशंस इनमें इस्तेमाल होता है। हमने कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो है वो लॉन्च किए हैं जैसे कि ब्लू इकोनॉमी एजेंडा या डीप ओशन मिशन, या फिर अभी रिसेंटली आया है बायो E3। ठीक है, ये इस सेक्टर को और ज़्यादा पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड मरीन बायो मैन्युफैक्चरिंग, लिंकिंग कल्टीवेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस, है ना। और कुछ स्मॉल प्राइवेट प्लेयर्स, है मतलब कुछ स्मॉल नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि C6 एनर्जी या क्लाइमा क्रू, अलॉन्ग विद ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, और स्टेट लेड इनिशिएटिव जैसे कि गुजरात वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस, ये पाथवेज एक्सप्लोर कर रहे हैं टू स्केल मरीन बायोमास। ठीक है, मरीन बायोमास को ये स्केल कर रहे हैं इनटू हाई वैल्यू इंग्रेडिएंट्स एंड बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में इसरो की जो माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजी प्रोग्राम है ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रही है माइक्रोब्स, एल्गी और बायोलॉजिकल फूड सिस्टम्स के ऊपर, ताकि हम फूड प्रोडक्शन, लाइफ सपोर्ट, रीजनरेशन और ह्यूमन हेल्थ इन स्पेस, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो इस फील्ड में काफ़ी कम है ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत शुरुआती स्टेजेस में है। अब बाकी कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो मरीन बायो प्रोस्पेक्टिंग को लेकर, है ना, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फंड कर रही है। एल्गी बेस्ड बायो मटेरियल्स, बायो एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, और कुछ वहाँ के जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि यूरोपियन मेरीन बायोलॉजिकल रिसर्च रिसोर्स सेंटर,
चाइना जो है वो भी अपना सीवीड एक्वाकल्चर और मरीन बायो प्रोसेसिंग को बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो यूएस लीड करता है थ्रू नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पर माइक्रोबियल बिहेवियर, प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन, स्टेम सेल और क्लोज लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को लेकर रिसर्च जो हो रही है। ठीक है, इससे ड्रग डिस्कवरी, रीजनरेटिव मेडिसिन और लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन मिशंस, इनको भी मदद मिल रही है, मतलब, है ना। और अब ये कहा जा रहा है कि मरीन और स्पेस बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर्स हैं, जहाँ पर जो भी देश अर्ली मूवर रहेगा, मतलब जो जल्दी इस सेक्टर में आप कह सकते हैं कि जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उनको यूटिलाइज करेगा, है ना, या जो अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा, उसको लंबे लंबे समय तक स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो मिल सकती है। लेकिन जो प्राइमरी रिस्क है ना, जो स्लो एंड फ्रेगमेंटेड प्रोग्रेस है, वो इस वजह से है रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर, है ना, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत कुछ काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है वो हल्की स्लो हो रही है। एक डेडिकेटेड रोड मैप जो है, जो टाइमलाइंस को डिफाइन करे और आउटकम्स को डिफाइन करे फॉर मरीन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी वुड हेल्प चैनल रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। अगर ऐसा होता है, एक डेडिकेटेड रोड मैप अगर बनाया जाए टाइमलाइंस को लेकर और आउटकम्स को लेकर, तो इससे होगा क्या कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको और ज़्यादा इफेक्टिवली चैनलाइज कर पाएंगे। ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। ये भी अच्छा आर्टिकल है ना, जीएस पेपर 3 में आप इसको लेंगे, इसको आप साइंस से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइंस में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह होती है, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स हैं, और इन आर्टिकल्स को मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं हमारे जो कोर्स है वहाँ पर इन आर्टिकल्स को शेयर करूँगा, तो आप अगर चाहें तो वहाँ से एनरोल कर सकते हैं और आर्टिकल्स को वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारा एक नया कोर्स जो है, मतलब एक टेस्ट सीरीज जो है, वो हमने लॉन्च की है सी सेट को लेकर। अगर आप सी सेट की टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो ओनली 499 में आपको मिल जाएगा, और अगर हमारा जो जीएस और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो 599 में मिल जाएगी। अगर आप दोनों टेस्ट सीरीज़ को एनरोल करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर भी कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91504499 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9150449990, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। कुछ भी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा तो वो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा वो डिस्काउंट जो इन दोनों कोर्सेज को परचेस करेंगे, दोनों टेस्ट सीरीज को। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल अगर आप लेना चाहते हैं तो 599 में ये मिल जाएगी और 499 में सी सेट की मिल जाएगी आपको। बाकी आप हमारा अगर सी सेट लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो ओनली 1299, और सिर्फ अगर रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो 499 में आपको ये भी मिल जाएगा। तो चलिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ डाउनलोड्स करने के लिए आप हमारी जो ये कोर्स है ना, इस कोर्स में जा सकते हैं वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ये जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स की पीडीएफ है ये मिल जाएगी, और मंथ एंड में इसकी एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले मैं आपको ये बात बता ही चुका हूँ, अगर हमारा जो चैनल है ओकुल IAS, इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।